So, as we are going to have the subject that is investments in mutual funds and SIP. Actually, I am going to talk about all these three items, that is investments, mutual funds and SIP also. So one by one we will get that information. If there is any query, you can drop your question in the question and answer box. Okay. Then first of all, why to invest? First of all, the question is why to invest? That is to achieve the goals of life. म्हणजे आपल्या आयुष्यात आपल्याला काहीतरी एक टार्गेट साध्य करायचं असेल तर आपल्याला गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे. तर त्या आपले टार्गेट्स किंवा आपले गोल्स काय काय असू शकतात आयुष्यभरात, तर ती आहेत पहिलं स्वतःचं राहतं घर असलं पाहिजे प्रत्येकाचं स्वप्नातलं. देन चिल्ड्रन्स एज्युकेशन, मुलांचं शिक्षण. डॉटर्स मॅरेज, मुलगी कन्या असेल तर तिचं लग्नाचं सर्व खर्च. Then peaceful retirement. Sir, sorry to disturb you. Most of the participants, some participants are from out of Maharashtra. Yes, sir. Will you please use Hindi and English? Yes. For them. Yes, sir. No issue. So why are we investing? There are some goals of our life that we have to have our own house, then children's education, for daughters' marriage, then for the peaceful retirement, as per the saying of honorable coordinator, honorable joint secretary of Dr. V.S. More, that we should have a peaceful retirement. Then for our medical expenditure, like this situation as per COVID-19 scenario is there, we need medical expenditure provision also, so that we have to invest. And the legacy for next generation, नेक्स्ट अपने जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए कुछ जमा पूंजी होना जरूरी है, उसके लिए भी हमें इन्वेस्ट करना जरूरी है. और वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ वी कैन अचीव दिस आवर गोल्स. सो सेव पार्ट ऑफ द अर्निंग्स, दैट मीन्स वॉट एवर यू आर अर्निंग, out of that more than 30%, 30 to 40% we have to save per month, so that we can achieve our goals smoothly and efficiently. Then make the earnings work to expedite the reaching the goal. मतलब जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं उसको हम खाली सेविंग अकाउंट में खाली रख के उसके ऊपर हमको कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है. इंटरेस्ट हमको लगभग अभी तो खाली 3.5 या 4% से इंटरेस्ट मिलता है. अगर मेरे खाते में 5 लाख रुपया भी पड़ा है तो उसका साल भर में या 15 साल बाद वो 5 लाख का कितना होगा, ज्यादा नहीं होगा. तो उस पैसे को भी काम को लगाना है, हमें भी काम करना है, और हम काम करने के बाद जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को भी काम पे लगाना है. That is why we are saying that make the earnings work. Then why these investments are required? क्यों हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा लिविंग जो है उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए हमको जो खर्चा करना है उसके लिए. देन इन्फ्लेशन, ये बहुत एक बड़ी दिक्कत है, दैट इज महंगाई. महंगाई अगर बढ़ती है तो हमारे पूरा पॉकेट पे वो उसका प्रभाव पड़ता है. दैट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वी हैव टू बेयर, दैट इज व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट. और स्मॉल सेविंग्स विल नॉट बी इनफ टू मीट द गोल्स. स्मॉल सेविंग करके कुछ होगा नहीं भाई. जो मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, या फिर मैंने पोस्टल का इन्वेस्टमेंट किया है, या मेरा एक पिग्मी अकाउंट है जिसमें मैं रोज 100 रुपया डालता हूँ, 500 रुपया डालता हूँ, और वो महीने के लास्ट में मेरे को 30-40 हजार रुपए लेके आता है. बट दैट मनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. वो हमारा शॉर्ट टर्म, बहुत वेरी वेरी शॉर्ट टर्म गोल है, उसको अचीव करने के लिए हमने वो पैसा बाजू में रखा है. बट वी आर नॉट, दैट इज नॉट द इन्वेस्टमेंट, और दैट इज नॉट द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. सो नेक्स्ट वन इज एक सेकंड है सर. Sir, use arrow keys. एक 1 sec sir, 1 sec. सुरगाण्याला नेटच्या अडचणी येतात, त्यामुळे जेव्हा अडचण येईल त्यावेळेला थांबून घ्या सगळेजण, लेफ्ट होऊ नका कोणी. एक सेकंद सर फक्त.
त्याचे 2 अकाउंट चालू आहेत, त्यामुळे प्रॉब्लेम येतोय. दिसतंय सर आता? हो 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 दिसतंय सर. Actually, in this PPT, I have prepared certain terms and conditions. That terms first we are going to get acquired. What they are to mean. That is why I am taking the basics of particularly investing. Then the next slide is risk versus reward. Actually, all the persons in India, more than less than 10% persons are investing in capital markets. They are averse of that particular risk. They are getting reward in only saving account as they think. So potential returns increases with increase in risk associated. ये ऐसा मानना है कि जितना ज्यादा रिस्क आप रखोगे उतनी ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगी, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा. लो रिटर्न्स ऑन सेविंग अकाउंट्स एज रिस्क इज लो. तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो तो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमें लेकिन इंटरेस्ट भी कम रेट से मिलता है, फिर 3, 3.5, 4% से, जो कि इन्फ्लेशन के रेट से भी बहुत कम है. मान लो आज का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 8% और हमको मिल रहा है सेविंग अकाउंट पे 4%, तो वो तो इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट में मिला 4% और इन्फ्लेशन का रेट है 8%, तो -4% रिटर्न हुआ नेट. ऐसा सोचते हैं, बराबर. Then high returns from stock markets as risk is high. So that is why stock markets में अगर हम शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या कैपिटल मार्केट में जब भी पैसा डालेंगे तो हमको हाई रिटर्न मिलेगा, वहां पे हाई रिस्क भी अटैच हुए. जैसे ये कोविड-19 में देखिए आप, अगर मार्च से लेके देखेंगे तो मार्च के पहले मार्केट हाई लेवल पे था. जब पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ उसके बाद में मार्केट डाउन हुआ, और फिर जब स्टिमुलस पैकेजेस, फाइनेंशियल पैकेजेस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए, अमेरिका में कुछ जगह पे फाइनेंशियल पैकेजेस डिक्लेयर हुए, देन द मार्केट्स आर रीगेनिंग देयर पोजीशन अगेन. सो अभी तक निफ्टी देखिए आप अगर देखेंगे तो 12,000 के नजदीक है और मार्केट भी 40,000 के नजदीक सेंसेक्स आ चुका है वापस. सो द रिस्क एपेटाइट चेंजेस विद एज, स्टेज ऑफ लाइफ एंड अदर फैक्टर्स. अभी जैसे कि मौर्य मामा सर ने कहा, हमारे ऑनरेबल जॉइंट सेक्रेटरी ने, कि हर एक का रिस्क एपेटाइट भी अलग अलग होता है. मतलब रिस्क टेकिंग करना, यानी मतलब अगर मेरा एज 25 है और मेरा शादी भी नहीं हुआ है, then I can take any risk in my life to buy shares, mutual funds, investing anywhere. But the person who is gaining the age of more than 50 or 55, having his children's education inside or daughter's marriage inside, he cannot take that much risk that the person at the age of 25 is taking. So this point is also important as per the risk is concerned. A person who is young and single has more risk appetite. जैसे कि मैंने अभी कहा, जिसका एज एकदम कम है वो ज्यादा रिस्क ले सकता है. और ऐसा हमारा कॉमर्स में या फाइनेंस में ऐसा मानना है कि 100 में से अगर अपनी एज को हम माइनस करते हैं तो जितना भी बैलेंस रहेगा वो इक्विटी में जाना चाहिए. मतलब अगर मेरा एज अभी 40 है और 100 में से मैं अगर 40 माइनस करता हूं, दैट इज 60% ऑफ माय टोटल इन्वेस्टमेंट्स शुड गो इन स्टॉक मार्केट. अगर अभी 50 साल के व्यक्ति की हम बात करेंगे तो उसका 50% स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए. मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मार्केट का एक्सपोजर कम कम होते जाएगा, वो सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा जाएगा. तब वो सोचेगा कि मैं क्यों ना एफडी कर लूं या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लूं या फिर अलग दूसरी कोई इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मुझे कुछ रिस्क नहीं है, जिससे मुझे खाली कैपिटल का प्रोटेक्शन मिलेगा और मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. वैसे ही अगला पॉइंट भी वैसे ही आ रहा है. A person who has family and in middle age has less risk appetite. वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगा. सो उसका एज अगर 55 है और तो वो उस टाइम पे ऐसा सोचेगा कि अभी मुझे रिटायरमेंट मेरा नजदीक आ रहा है
तो क्यों ना मैं मेरा कैपिटल प्रिजर्व करूं और उसके ऊपर कम ही क्यों ना हो बट वो इंटरेस्ट अर्न करता रहूं, ना कि मैं स्टॉक मार्केट में जाके पैसा लगाऊं और वहां पे रिस्क को अवेयर करूं। Then investment should be made based on the investment of the risk appetite of the individual. ये हर एक ने सोचना चाहिए। बेसिकली हर एक ने इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए, बट स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में या जहां पे रिस्क है ऐसा पता है, वहां पे अपने अपने खुद के रिस्क एपेटाइट को जान के उनको इन्वेस्ट करना है। दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इंडिविजुअल। देन अभी एक अलग दूसरी टर्म है, ये है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट। ये कलर का भी जो मैंने बनाया है, जो कलर दिए हैं उसको भी कुछ मायने हैं, मतलब मैंने उनको वैसा डिफाइन किया है कि अगर ये रेड में है तो वो रेड होनी है सही में, और जो इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव है, ग्रोथ दिखा रहा है। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस कलर्स इन द पीपीटी। सो इन्फ्लेशन क्या है? द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेस। पैसे की वैल्यू कैसे कम होती जाती, जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा $1 के लिए आज हम 75 रुपए लगभग गिनते हैं, मतलब $1 अगर हमको लेना है तो उसके बदले में हमको 75 रुपीज देना पड़ेगा। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर गुड्स है, आज मेरी तरफ एक कोई वस्तु है, मैंने जो परचेस की है वो मैं 5 साल के बाद उसी प्राइस को लूंगा, ऐसा है नहीं। अभी देखिए आगे मैंने लिखा है कि मनी कांट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स इन द फ्यूचर। क्या एक 10,000 में आज मुझे अगर 50,000 में आज अगर मुझे कोई 2 व्हीलर मिल रही है तो वो 10 साल के बाद 50,000 में ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसकी वैल्यू उस टाइम के हिसाब से 65,000, 70,000, 75,000 कुछ ना कुछ होगी, बढ़ेगी ही। इन्फ्लेशन उसको अफेक्ट करेगा। अभी देखिए फॉर एग्जांपल एट 5% इन्फ्लेशन, अगर हम मान के चलते हैं कि 5% ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो आज 40 रुपए किलो में 40 रुपए की 1 किलो शुगर मिलती है। तो ये 5% इन्फ्लेशन अगर अगले 10 साल रहा तो 10 साल के बाद वही 1 किलो शुगर हमको 65 रुपए में खरीदी करनी पड़ेगी। वही मैं बोल रहा था कि मनी कांट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स इन द फ्यूचर। सो ये हुआ इन्फ्लेशन का, जो हमारी इन्वेस्टमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करता है, और इंटरेस्ट जो हमारी इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। दैट इज द रेट चार्ज्ड बाय द लेंडर टू द बोरोवर ऑफ मनी। हम जो अभी हमारा हाउसिंग लोन है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, देन हमारा व्हीकल लोन है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, एजुकेशन लोन है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। दैट इज एट द रेट चार्ज्ड बाय द लेंडर टू द बोरोवर ऑफ द मनी। That is HDFC will charge, State Bank of India will charge. Those lenders which are giving or advancing loans to the particular parties are charging certain amount of interest for use of that particular principal amount. So rate at which value of money invested increases. अगर हम वही पैसा, अभी ये तो लोन का हुआ कि हमको उसके ऊपर ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, we have to pay. बट अगर हम वही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर वही पैसा हमने फिक्स डिपॉजिट में डाला है तो हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग अकाउंट में है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्टल इन्वेस्टमेंट में डाला है तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में डाला है पैसा तो उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलेगा। शेयर्स में डाला है पैसा तो उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलेगा। डिबेंचर्स में पैसे डाले हैं तो हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स। Scenario is various investment options are there on which we can gain the interest by investing in that particular asset class. So at 8% interest, अगर हम मान के चले कि 8% rate of interest है, actually वो तो आज के सिनेरियो में है नहीं, but we are assuming that 8% rate of interest is there, or we are investing rupees 10,000. आज हम 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो अगर 8% इंटरेस्ट को मान के चले तो 10 साल के बाद वो 10,000 रुपए का 22,000 रुपए होगा। जैसे 40 रुपए की शुगर, 1 किलो शुगर का 65 रुपए हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब वहां पे लॉस हो रहा है, और यहाँ पे 10,000 रुपए का हमको 22,000 रुपए मिलेगा जो कि हमारा गेन है। बट द पीरियड दैट get 10,000 converted into 22,000 is much more, that is 10 years.
सो अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, और हम वो पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट का अलोकेशन करते वक्त हम कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो फैक्टर कंसिडर्ड फॉर असेट अलोकेशन, दैट इज गोल। फर्स्ट हमारा टारगेट क्या है। अगर आज मेरी बच्ची 4 साल की है तो मुझे उसकी शादी के लिए पैसा चाहिए, मतलब उसकी शादी में अगर समझ लो, आज मान लो कि मैं उसकी शादी 25 की उम्र में, उसकी एज जब 25 होगी तब करूंगा, यानी मुझे आज मेरे पास लगभग 21 years are there for me to invest. That is my goal, only that is my goal. As I own my house, I have some 4-wheeler, only the expenditure is my child education and her marriage. So my goal is, first I have to fix my goal, that what should be my achievement and what amount should I require at that particular time. Okay, so then investors risk tolerance. तो मुझे अभी रिस्क कितना लेना चाहिए। अभी मेरा एज 44 है और मेरा रिटायरमेंट का एज 60 है, तो मेरे पास अभी 16 साल है और मेरी बेटी की शादी 21 साल के बाद है, तो जो गैप है 5 साल का वो भी मुझे भर के निकालना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा रिस्क उठाना ही होगा। then and then I can manage that particular amount or corpus at the time of her marriage as well as my retirement as well as her education. और वो टाइम होराइजन, जैसे कि मैंने बताया कि 21 साल के बाद लगने वाला है, मुझे अगर 5 साल के बाद गाड़ी लेनी है तो मेरा टाइम होराइजन 5 साल है, लेकिन पैसा कहां से आएगा, फिर यही इन्वेस्टमेंट से आएगा। लेकिन गाड़ी 5 साल के बाद लेनी है, घर 4 साल के बाद लेना है, चाइल्ड का एजुकेशन 10 साल के बाद आ रहा है। These are the various goals, and for that particular we have to define the time horizon. So all these 3 factors are very much required, without which you cannot plan to invest. आ रहा है समझ में? Then अभी ये जो रिस्क टॉलरेंस बोल रहा हूं वो मैं हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने वहां पे चार्ट लगाया है, पहले कैपिटल प्रिजर्वेशन, जो लोग ज्यादा एज के हैं वो कैपिटल प्रिजर्व करना चाहते हैं कि नहीं यार मुझे अभी बस बहुत हो गया, अभी मेरा 55 है, मुझे अभी रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना है, इन फ्यूचर कोई भी कॉन्टिजेंसी जैसे ये कोविड-19 है या कोई डिसीज मुझे अगर आ गया या फिर मुझे मेडिकल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या फिर कुछ और बीमारियां अभी कह नहीं सकते आई है, तो मुझे अगर वो पैसा लगा तो मैं कहां से लाऊंगा, तो वो कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए सो वो लोग है ना वो 10 से 30% अपना इक्विटी में रखते हैं। बट देखिए फिक्स्ड इनकम में कितना पैसा उनका 50 to 70% दे आर गोइंग टू मैनेज इन फिक्स्ड इनकम, दैट इज एफडी, सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा या फिर लॉकर में पैसा करके रखेंगे, कैश में भी रखेंगे, मतलब बैंक बैलेंस रखेंगे, फिर हाथ में भी कुछ ना कुछ रखेंगे ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो पैसा वो जरूर उसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो। फिर कुछ लोगों का है कि मुझे इनकम कमानी है, सो उनका देखिए 2 नंबर में अभी इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ गया उनका 25 to 45, फिर फिक्स्ड इनकम का एक्सपोजर कम हो गया, कैश का एक्सपोजर कम हो गया, फिर इनकम एंड ग्रोथ, मुझे इनकम भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट में भी डालना है और इक्विटी में भी डालना है। सो ये दोनों आ गए अभी, है ना। तो उनका इक्विटी में एक्सपोजर देखिए 40 to 60 और फिक्स्ड इनकम लगभग दोनों मॉडरेट लेवल पे चल रहे हैं, और कैश उनको हाथ में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 20% मेरे को कैश होना बाकी, लेकिन मुझे पूरा एफडी में भी कुछ पैसा जाएगा मेरा और कुछ पैसा इक्विटी में भी जाएगा। फिर खाली ग्रोथ जिनको चाहिए, मतलब ओनली कैपिटल एप्रिसिएशन, जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है 25, 30, 35 जिनकी एज है, उनका इक्विटी एक्सपोजर देखिए आप 50 to 70 है। फिर उनका फिक्स्ड इनकम का पोर्शन एकदम कम हो गया 25 to 45 और कैश उनको हाथ में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। फिर आते हैं एग्रेसिव ग्रोथ, ये बहुत हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स है, 23, 25 जो लगा है हाथ में एकदम 50,000, 55,000, 60,000, 70,000 का पेमेंट गिर रहा है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, घर के लोग सब संभाल रहे हैं, या भी पैसा मेरे को लगेगा नहीं, ये पैसा जो मुझे मिल रहा है वो खाली मेरा ही है, मैं कुछ भी करूं मेरे को पूछने वाला नहीं है। That person is going to invest in equity 65 to 85% of the portion of his income. फिक्स्ड इनकम में वो 10 या 30% डालेगा। फिक्स्ड इनकम माने एकदम फिक्स्ड डिपॉजिट ही है ऐसा नहीं है, वो सेविंग अकाउंट में भी जा सकता है, पोस्टल इंश्योरेंस
या पोस्टल इन्वेस्टमेंट में भी जा सकता है, उसको भी कैश की कोई जरूरत नहीं। सो ये अलग अलग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लोगों का इन्वेस्टर्स के टाइप भी पड़ते हैं। देन अभी ये लिक्विडिटी, देखिए लिक्विडिटी का दो कलर में किया है। लिक्विडिटी कुछ की एकदम हाई है और कुछ की एकदम लेस है, इसलिए कलर कॉम्बिनेशन भी वैसा ही है। द ईज एट विच an asset can be sold, exchanged without any significant drop in its price, that is called as liquidity। मतलब अगर मेरे पास, मैंने आज 10,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में डाल के रखा है मेरा पैसा वहां पे, और मेरा अकाउंट में बैलेंस है 1 लाख रुपया। अगर वो 1 लाख रुपया मुझे चाहिए तो क्या करना होगा? खाली बैंक में जाना है, विड्रॉल स्लिप भरना है या चेक लिखना है, और 5-10 मिनट के अंदर मेरे हाथ में वो पैसा होगा। दैट इज हाई लिक्विडिटी, सॉरी हाई लिक्विडिटी, दैट इज हाई लिक्विडिटी। मतलब जैसे ही मुझे पैसा चाहिए, ऐसे मैंने बोला, उसी पल या 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो पैसा मेरे हाथ में होगा। दैट इज द हाईएस्ट लिक्विडिटी और हाईएस्ट लिक्विड असेट्स। गोल्ड पड़ा है मेरी तरफ और मुझे एकदम 10 लाख रुपया चाहिए, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब की ऐड आती है मुथूट फाइनेंस में, मुझे आज एकदम 8 लाख रुपए की 7 लाख रुपए की तुरंत जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? फिर मेरा गोल्ड लूंगा फिजिकल, जो भी मेरे घर में पड़ा हुआ है, और वो मैं मुथूट फाइनेंस या कोई भी ऐसी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि भैया इसके अगेंस्ट में मुझे आप कितना लोन देंगे। वो उसका वैल्यूएशन करेंगे और उसके वैल्यूएशन में जितना बैठेगा 7, 8, 10 लाख रुपया, वो हमको तुरंत 10 मिनट के अंदर मुथूट फाइनेंस में भी चेक अमाउंट अपने खाते पे आ जाता है मुथूट फाइनेंस में। फिर शेयर्स का भी वैसा ही है। मैंने आज समझ लो कि मेरे तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर है, जो मैंने 1000 रुपए में लिए थे 8-10 महीने पहले। सपोज है नहीं, डिस्क्लेमर कि मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट है नहीं, बट मैं समझ रहा हूं कि मेरे तरफ अगर 100 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है जो मैंने 6 महीने पहले 1000 रुपए में लिए थे, और अभी उनका वैल्यूएशन पैंडेमिक आने के बाद मार्केट का फॉल हुआ, फिर स्टिमुलस पैकेजेस डिक्लेयर हुए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया, फिर उसके बाद में मार्केट में पॉजिटिव मोड लिया, फिर उसके ड्रग वैक्सीन कोविड-19 के ऊपर मिलेंगे ऐसा मार्केट ने माना, और उसके अगेंस्ट डेवलपमेंट शुरू हुई तो मार्केट वापस पॉजिटिव होना शुरू हुआ। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेट लगभग 2100 या 2200 रुपए है। मतलब 6 महीने पहले जिस शेयर का रेट 1000 था, उसका आज रेट 2100 रुपए, और वो शेयर मुझे आज बेचना है तो क्या होगा? फिर मुझे मेरे अकाउंट में लॉग इन करना है, जहां पे मेरा डीमैट अकाउंट है, वो 100 शेयर का खाली सेल का एंट्री डालना है। वो सेल होने के बाद मेरे खाते पे 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो जो सेल हुआ पैसा है उसका विड्रॉल में दूंगा और वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। मतलब विद इन अ वीक जो इन्वेस्टमेंट आर कन्वर्टेबल, विद इन अ वीक और 15 days those investments are convertible easily into cash or bank balance are called as the most liquid assets। वैसे ही है म्यूचुअल फंड्स का। फिर लो लिक्विडिटी वाली एसेट्स आती है, रियल एस्टेट। अभी मैंने 4 साल पहले एक जगह पे प्लॉट लिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी ली है जिसका वैल्यूएशन के लिए मैंने 5 लाख रुपया भरा हुआ है, उसका खरीदी वगैरह सब मेरे पास है, परचेज डीड है। अभी मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास कुछ शेयर्स नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, कैश नहीं, गोल्ड नहीं, बट वो प्रॉपर्टी है। अभी मुझे वो बेचनी है तो तुरंत कभी नहीं जाएगी वो कम से कम 4-6 महीना लेगी या 1 साल लग जाएगा, या कुछ लिटिगेशन में होगी, कुछ कोर्ट मैटर होगा तो वो 2 साल 4 साल भी ले सकते हैं। इस असेट की देखिए आप लिक्विडिटी कितनी लो है। अगर आपने को लगता है कि मैंने 10 लाख का मेरा प्लॉट है, या 10 लाख का मैंने एक गाला लेके रखा है, या 50 लाख का फ्लैट लेके रखा है, बट अगर उसको मैं बेचने जाऊं तो वो ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अंदर बेचा जाएगा और 15 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। ये रियल एस्टेट ये लो लिक्विडिटी कैटेगरी में आता है। फिर ऑटोमोबाइल्स, मेरे पास 4 व्हीलर है, 4 साल 5 साल मैंने यूज किया है, 5 लाख में लिया था, आज मुझे 2-2.5 लाख या 1 लाख 1.5 लाख में बेचना है। मिलेगा उसका पैसा तुरंत, एक 8 दिन में 4 दिन में नहीं मिलेगा, उसको सेलर भी अवेलेबल नहीं होगा। मुझे पहले वो 5, 15, 10, 20 एजेंट को बताना पड़ेगा, भैया मेरी तरफ ये गाड़ी है, ये मॉडल है, इतना किलोमीटर चली है, उसका मैंने टायर इतनी बार बदला है, एवरेज इतना देती है, मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर है, लोन नहीं है।
फिर वो उसका ऐड करेगा, फिर कुछ ना कुछ पकड़ के लाएगा किसी अपने वेंडर को, और फिर उसके साथ डील होगा, वो डील फाइनली होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है, और ऐसी कई सारी असेट्स है जिनकी लिक्विडिटी भी बहुत कम है, वो भी हमें देखना है कि हम जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो असेट की लिक्विडिटी क्या है। देन कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अभी हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें कितना रुपया खर्चा आ रहा है। अगर हम देखिए 3 कॉलम मैंने बनाए हैं, जिसमें एक पहला है इन्वेस्टमेंट, कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा कॉलम है एक्विजिशन, मतलब जब हम एक्वायर कर रहे हैं तो उसको कितना रुपया हमको खर्चा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ a transaction मतलब whenever we are investing or making any transaction, what extra amount we have to bear with that particular asset, that is what it is called as acquisition cost। और तीसरा कॉलम है लिक्विडेशन, मतलब जब भी हम वो असेट को बेचने जाएंगे तो उस वक्त भी हमें कितना खर्चा आएगा, दैट इज लिक्विडेशन कॉस्ट। अभी आप देखिए पहले सेविंग अकाउंट, इसमें एक्विजिशन कॉस्ट नो, लिक्विडेशन कॉस्ट नो, गोल्ड एक्विजिशन कॉस्ट नो, लिक्विडेशन कॉस्ट यस। लिक्विडेशन कॉस्ट क्या आएगा गोल्ड में, वो जो हम भरते ना, क्या बोलते हैं उसको, मोडीचे पैसे घेता बघा ते, है ना, मोड करतो आपण, सोनं मोडतो म्हणतो ना आपण, तेव्हा ते चार्जेस घेतात, मेकिंग चार्जेस, मोडीचे चार्जेस, मजुरी, लेबर चार्जेस, that they are going to charge on that particular asset, so that if the rate of gold at that particular time is rupees 4,000 per gram, they will give us only at the rate of 3,500 per gram. See that 500 per gram is the rate or the liquidation cost we are paying on that particular gold, heavy cost है। फिर यूलिप में आता है, यूलिप ये एक अलग ही किस्म की एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब इंश्योरेंस है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट का भी सर्टेन पोर्शन है। बट ये मेरे ख्याल से, मैंने अभी तक जितना देखा है कि मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट है ये। मतलब हम अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे यूलिप में हर साल, तो वो 10,000 में का पहले साल में ही 25 या 30% चार्जेस निकाल लेते हैं, दैट इज ओनली 7,000 या 7,500 गेट इन्वेस्टेड एट द पर्टिकुलर टाइम। तो 3,000 रुपए का पहले ही नहीं नुकसान हो गया अपना, क्योंकि वो चार्जेस भरे हमने, पे 10,000 किया है, इन्वेस्टमेंट 7,000 का ही हुआ है। वही एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वो चार्जेस भी वैसे ही हाई है। सो बहुत महंगी एक इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड्स, इसको एक्विजिशन के लिए कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर लिक्विडेट करेंगे, अगर 12 महीने के अंदर लिक्विडेट करेंगे तो उसके लिए एग्जिट लोड आता है, मिनिमल है बट कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ेगा। और 1 साल से ज्यादा अगर हम रख के उसको बेच रहे हैं वो म्यूचुअल फंड को, देन एंड देन वी डू नॉट हैव टू पे एनी लिक्विडेशन चार्जेस। इक्विटी, अगर हम शेयर्स ले रहे हैं तो इसका एक्विजिशन कॉस्ट है, जिसके लिए हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज हमको उस इन्वेस्टमेंट पे पे करना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ सेल देयर इज आल्सो ब्रोकरेज, मतलब परचेस और सेल दोनों वक्त हमें वो ब्रोकर को ब्रोकरेज देना है। जिस अपने एजेंसी में हमारा डीमैट अकाउंट है उसके ब्रोकर को वो इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ परचेस और एट द टाइम ऑफ सेल दोनों जगह पे करना है। वेदर यू आर एट प्रॉफिट और एट लॉस यू हैव टू पे दैट ब्रोकरेज। सो ऐसा कहते हैं, मतलब हंसी हंसी में, कि जो ब्रोकर है वो ज्यादा इन्वेस्टर से प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि उसको दोनों तरफ से ये चार्जेस मिलते हैं। परचेस करते हैं तो भी उसको चार्जेस मिलते हैं और बेचते हैं तो भी उसको चार्जेस मिलते हैं, भले अपने को नफा हुआ हो या नुकसान हुआ हो। रियल एस्टेट में भी वैसा ही है, हेवी चार्जेस पे करते हैं हम। रजिस्ट्रेशन चार्जेस देखिए आप, 5-10% आता है, वैट भरना पड़ता है, वन टाइम मेंटेनेंस पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भरना पड़ता है, वो सब एक्विजिशन कॉस्ट में आता है। और वो हमारी प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की है तो वो सब खर्चा वगैरह मिला के उसकी कॉस्ट होती है 60 लाख रुपया। तो वो जो 10 लाख रुपया, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। एट द टाइम ऑफ सेल भी वही है, जो आदमी हमको वो प्रॉपर्टी बेच के दे रहा है उसको भी हम क्या पे करेंगे, फिर ब्रोकरेज देंगे, उसकी एड के लिए खर्चा करेंगे। यार भैया मेरे को ये एसेट बेचना है, कोई है तो बोलो, मैं 5-10 ब्रोकर को बोलूंगा या एजेंट को बोलूंगा मेरी एसेट बेच के दे, तो वो बोलेगा मेरा 2% है, 1% मैं लेता हूँ ब्रोकरेज, 2% ब्रोकरेज लेता हूँ। ऐसा उसका लिक्विडेशन का कॉस्ट आएगा, जो कि हालांकि बहुत हाई है। मतलब यूलिप और रियल एस्टेट
these are the two investments which gives appreciation to the capital, but the transaction cost, that is at the time of acquisition as well as liquidation, both are very high. So these are the investment options. अभी हमारे तरफ क्या क्या सिनारियो में क्या क्या अवेलेबल है, हमारी तरफ क्या क्या इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं. अभी एसेट क्लास के हिसाब से देखें तो फिजिकली हम क्या क्या परचेस कर सकते हैं. गोल्ड, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में हम बाय कर सकते हैं. फिर फाइनेंशियल एसेट का अगर हम सोचे तो फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट, पेंशन फंड. मतलब ये इंश्योरेंस फंड है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, इक्विटी है म्यूचुअल फंड से. ये फाइनेंशियल में आता है एसेट क्लास में. मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इंश्योरेंस कहीं नहीं लिखा है. अगर आपने देखा कि वो फाइनेंशियल में लिखा हुआ इंश्योरेंस है, उसको अटैच आगे जाके फंड है. इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. इंश्योरेंस ये हमारी रिस्क को कवर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है. अगर हम 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस आज के दिन में निकालते हैं तो वो 20 साल के बाद उसका हमको खाली 4 लाख रुपए मिलेगा अगर बोनस के रेट के हिसाब से चले तो. लेकिन वो 2 या 4 लाख रुपया मायने नहीं रखता. आपका 2 लाख रुपए का आपका 2 लाख रुपए का रिस्क उसके साथ चल रहा है. अगर आपको उस 20 साल के अंदर कुछ होता है तो आपका जो नॉमिनी है या आपकी जो फैमिली जो आपके ऊपर डिपेंड है उसको वो पैसा मिलने वाला है, ताकि वो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग को मतलब उसी हिसाब से वो जी सके या मेंटेन कर सके. So insurance is not an investment. Insurance is not an investment. बल्कि मैं तो ये बात कहूंगा, वो तो LIC या इसमें या इंश्योरेंस के बारे में एक टैगलाइन आता है, इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन. इंश्योरेंस बीमा आग्रह की विषय वस्तु है. एक्चुअली वैसे होना नहीं चाहिए, बट ये अभी क्या प्रॉब्लम है पता नहीं. वो जो एजेंट है वो हमारी तरफ हमारे पीछे घूमता है. अरे भैया 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले, 50 लाख का इंश्योरेंस ले, 75 लाख का इंश्योरेंस ले, तेरी फैमिली कवर होगी. फिर भी हम बोलते हैं उसको कितना उसको प्रीमियम आएगा, मुझे नहीं लेनी है, मेरा पहले से ही 2-5 हजार का प्रीमियम जा रहा है. बट वो आपको रिस्क के हिसाब से बोल रहा है. आप इंश्योरेंस लेना क्यों नहीं चाहते वो पता नहीं. इसीलिए वो टैगलाइन ही है, बीमा विषय आग्रह की विषय वस्तु है. मतलब वो आपका इंश्योरेंस करके आपकी रिस्क कवर कर रहा है, उसकी नहीं. तो आपको पहले मतलब ये सब इन्वेस्टमेंट के पहले आपको पहले इंश्योरेंस लेना है, देन एंड देन यू हैव टू कम हियर. उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है. मतलब पहले आता है इंश्योरेंस और फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स. आ रहा है समझ में? सो रिस्क लेवल से हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट्स है. तो रिस्क लेवल अगर आपका लो है तो आप पैसा सेविंग अकाउंट में रखिए. जैसे मैंने पीछे बताया था कि कैपिटल प्रिजर्वेशन वाला, मतलब वो जो इन्वेस्टर का एपेटाइट है उस हिसाब से आएगा वो. फिर सेविंग अकाउंट ही चाहिए, फिर FD में पैसा डालेंगे. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आज की तारीख में ये भी एक अच्छा अकाउंट है जिसमें अच्छे से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. हालांकि इसको एक क्या बोलते हैं लॉकिंग पीरियड है, 15 साल वो पैसे को अपन कुछ कर नहीं सकते, ये उसमें दिक्कत है. बट उसका एप्रिसिएशन कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वो आएगा बाद में, मैं आपको बताता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का. देन पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, वहां पे हम कर सकते हैं. ये लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट है, बट उसका रिटर्न भी फिर लो ही मिलेगा, है ना. देन मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कौन से है? म्यूचुअल फंड्स, यूलिप्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कंपनी डिपॉजिट्स. इसमें हमको मॉडरेट रिस्क है और मॉडरेट लेवल ऑफ रिटर्न्स भी आते हैं. अभी बाद में आता है हाई रिस्क, जिसमें हाई रिस्क स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसा लगाते हैं तो वो हाई रिस्क वाला आइटम है. फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताना चाहूं तो 2008 के नवंबर में सत्यम कंप्यूटर्स नाम की एक कंपनी थी इंडिया में, जो कि सॉफ्टवेयर को डील करती थी, जिसका 65 कंट्रीज में क्या बोलते हैं उसको बिजनेस था. वो उसका जो प्रमोटर है दैट इज सी रामलिंगम राजू, उसने नवंबर में कुछ मतलब वो वही सब प्राइम क्राइसिस का ही पीरियड चल रहा है, मार्केट बहुत ही बदतर हालत में चल रहा है. उसमें वो सत्यम कंप्यूटर का प्रमोटर टीवी पे आके डिक्लेयर करता है कि मैंने मेरी कंपनी में 7,500 रुपए 6,500 रुपए का फ्रॉड किया है. उस टाइम पे जब मैं वहां पे वो स्क्रीन पे अवेलेबल था, मैं वो टाइम पे ट्रेडिंग करता था, मैं वहां पे था,
वो शेयर का रेट 180 रुपया चल रहा था। देखिए कितनी हाई रिस्क है, मैं आपको बता रहा हूं। 180 रुपए मेरे सामने, नजरों के सामने उसका शेयर का रेट है। जैसे उसने डिक्लेयर किया कि मेरा कंपनी में मैंने फ्रॉड किया है, 5, 10 या घंटे भर में वो कंपनी का शेयर 30 रुपया हो गया। मतलब जिसका 180 रुपया था वो 30 रुपए पे आ गया, जिसका 1,80,000 था वो 30,000 पे आ गया, जिसका 18 लाख रुपया था वो 3 लाख रुपए पे आ गया। शाम तक मार्केट बंद होते होते कंपनी का सत्यम कंप्यूटर के शेयर का रेट 6 रुपया था। मतलब आप देखिए, वो बोलते हैं ना हमारे में कि लाख के 12,000 हो गए, दैट इज हाई रिस्क। द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसका शाम तक 12,000 रुपया हो गया। वही फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी है। ये तो बहुत बहुत बड़ा जंजाल है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ सैटरडे और संडे बंद रहता है, लेकिन रिमेनिंग 5 डेज ये 22 आवर्स ट्रेडिंग करता है। दुनिया भर के अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल द ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग हियर। और आप कौन सी भी कमोडिटी, कौन से भी शेयर का, कौन से भी शेयर में, कौन से भी देश के इंडेक्स में, कौन सी भी कमोडिटी में, जो आपको मन चाहे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए इसका है, दिस इज द हाईएस्ट रिस्क वाला ट्रेडिंग है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। ओके, फिर हम आते हैं इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी के हिसाब से। लो लिक्विडिटी वाले आइटम, जैसे कि मैंने बताया था, रियल एस्टेट में आता है, एग्रीकल्चरल लैंड बेचनी है तो वक्त लगेगा, उसकी लिक्विडिटी लो है। ऑटोमोबाइल की लिक्विडिटी लो है। मीडियम में फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड की लिक्विडिटी मीडियम है। फिर हाई में क्या आता है, फिर मनी मेरे पास है, कैश मेरे पास है, स्टॉक्स मेरे पास है, जिसको खाली बेचना है, 4-8 दिन 15 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में वो पैसा जमा होने वाला है। दैट इज हाई लिक्विडिटी वाले ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी आप ये तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आप अपना रिस्क एपेटाइट कंसीडर कीजिए, आप अपना गोल फाइनल कीजिए, आप अपना टर्म टाइम होराइजन फाइनल कीजिए कि आपको कब पैसा लगने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, और आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट सुटेबल करती है। ये स्लाइड में भी आपको फाइनल हो जाएगा कि आपको क्या करना है। फिर अभी हम बात करेंगे कि इन सेविंग अकाउंट में 3.5% मिलता है, 4% इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में 6% मिलता है, पीपीएफ अकाउंट में हमको 7, 7.5, 8, पीपीएफ अकाउंट में 7, 7.5% मिलता है, पीपीएफ अकाउंट में 7, 7.5, 8% मिलता है। तो ये जो सब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पे हम ये तो सब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है, जिसके ऊपर हमें बहुत ही मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है या रिटर्न्स मिलता है। अभी हम ये नहीं सोचते उस टाइम पे कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है। एक्चुअली हर टाइम हमें ये सोचना है कि जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलना है, उसका रेट हमारे इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा चाहिए, तभी हमारी इन्वेस्टमेंट कोई भी हो वो फायदे में रहेगी। अदरवाइज वी आर ओनली पुटिंग दैट मनी इन पर्टिकुलर असेट क्लास बट गेनिंग नथिंग। ओके, तो क्या क्या एडवांटेजेस है, क्यों इक्विटी रिटर्न सुपेरियर है, ये वो पॉइंट्स है। ये दैट इज वो कैपिटल एप्रिसिएशन देता है हमारा। अगर मैं अभी आपको बताया ना मैंने कि रिलायंस का शेयर 6 महीने पहले 1,000 रुपए का था, आज 2100 रुपए का है, मेरा कैपिटल बढ़ गया ना। 1 लाख रुपए का मेरा 2 लाख रुपए होगा 6 महीने के अंदर, बराबर। फिर डिविडेंड अर्निंग, अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी ने मुझे डिविडेंड भी दिया है, अगर मुकेश अंबानी की इस कंपनी ने मुझे बोला कि आपको उसके ऊपर 500% डिविडेंड मिलेगा, तो अगर कंपनी का फेस वैल्यू अगर 500% 1 रुपया है और उसके ऊपर मुझे 500% डिविडेंड मिला है, यानी मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, 5 रुपया डिविडेंड मिलेगा। और मेरी तरफ 100 शेयर है, तो 100 शेयर इंटू 5 रुपया, वो 500 रुपया भी मुझे डिविडेंड मिला है। फिर रिस्क डाइल्यूशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डालता हूं तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है, बट अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, खाली शेयर्स में नहीं जाता है। फिर वो कंपनी के डिपॉजिट्स में जाता है, फिर मनी मार्केट में जाता है, फिर शेयर्स में जाता है, कुछ पैसा गोल्ड में जाता है, कुछ पैसा एग्जिस्टिंग फंड्स में भी जाता है। तो मेरी रिस्क डाइल्यूट हो जाती है, मतलब 100% में रिस्क में नहीं रहता, तब मेरी ये रिस्क वो डिवीजन की वजह से डिवाइड हो जाती है, डाइवर्सिफाई हो जाती है। और इक्विटी का
प्लस पॉइंट भी क्या है, उसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है, इसलिए लिक्विडिटी का भी पॉइंट आ गया, और टैक्स एफिशिएंट भी है। देखिए इंडियन कंपनी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, म्यूचुअल फंड में हो या इक्विटी में हो, उसके ऊपर हमें कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। वो डिविडेंड हमारा पूरे का पूरा टैक्स फ्री रहेगा, उसके हमें ऊपर हमें एक भी रुपए का इनकम टैक्स भरना नहीं है। हालांकि वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जैसे कि हम सैलरी अर्न करते हैं, सैलरी हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर हमारा एक घर रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो हमारा दूसरा इनकम है। फिर हमारी एफडी भी है, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। पीपीएफ का इंटरेस्ट है, वो हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस आता है। सेविंग अकाउंट पे मिला हुआ इंटरेस्ट हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। ये सब चार्जेबल है, इनके ऊपर सबको ऊपर हमें टैक्स भरना है with certain limits, with certain exemptions are also there as per Income Tax Act 1961, no doubt। पीपीएफ का इंटरेस्ट पे हमको कुछ इंटरेस्ट टैक्स नहीं लगता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पे या शेयर्स के डिविडेंड पे जो इंडियन कंपनी डिक्लेयर किया है उसके ऊपर हमें डिविडेंड नहीं देना है। और अगर हम वो शेयर या म्यूचुअल फंड 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, then these assets are called as long term capital assets, मतलब वो ज्यादा पीरियड के लिए हमने होल्ड किया ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू एक्ट। 12 महीने से ज्यादा अगर हम होल्ड करते हैं और 12 महीने के बाद अगर हम वो असेट सोल्ड आउट करते हैं और उसके ऊपर हमें प्रॉफिट होता है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर भी हमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। दैट इज व्हाई इक्विटीज आर टैक्स एफिशिएंट। डिविडेंड एज वेल एज एनी रिटर्न व्हिच इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और रिटर्न्स इज गेट एग्जम्प्टेड और नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सो एक लास्ट लाइन है, दैट इज ओवर अ लॉन्गर टर्म equity markets are one of the best avenues for investment as returns are high। longer term के लिए अगर आप सोच रहे 5 साल 10 साल 15 साल के लिए अगर आपका टाइम होराइजन है, तो यही एक वो एवेन्यू है जहां पे आपको पैसा लगाना चाहिए। बाकी पहला मैंने बोला है कि आपको पहला इंश्योरेंस करना है एंड देन यू मस्ट गो विद द इक्विटीज। फॉर एग्जांपल वही जो बाद में पिछली स्लाइड पे बोला था वही अभी आगे चल के बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सेविंग अकाउंट है तो हमें 3.5% से पैसा मिलेगा, 3.5% से ब्याज मिलता है। 10,000 रुपया अगर 10 साल पहले डाला था तो उसका आज होता है 14,106 रुपया खाली। फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे 6.25% के हिसाब से चलेंगे, 10,000 रुपया 10 साल पहले डाला होगा तो आज होगा उसका 18,355 रुपया, दुगना भी नहीं हुआ है 10 साल में। फिर म्यूचुअल फंड में अगर डाले और मान के चले कि 12% का रिटर्न है जो कि बीट कर रहा है हमारे इन्फ्लेशन को, ये हिस्ट्री है, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे कि बेस्ड ऑन लास्ट 10 इयर्स एवरेज कैरीज कैपिटल रिस्क। वो कैपिटल रिस्क तो कैरी करता है बट 10 साल के एवरेज के हिसाब से, मतलब 12% से भी ज्यादा रिटर्न मिला है और 12% से भी कम मिला है, ये हमारा एवरेज कि 12% के हिसाब से अगर चले और 10,000 रुपया 10 साल पहले डाला होगा तो आज देखिए कितना होता है उसका 31,060 रुपीज। और अगर वही पैसा हम स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो वापस वही, अगर 15% का हम उसका रिटर्न मान के चले 10 ईयर के एवरेज के हिसाब से, तो वो 10,000 से होता है 40,455। फर्क आपके सामने है। ज्यादा मैं बोलना भी मेरे लिए, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोला नहीं तो भी आपको समझ में आ जाएगा उसमें डिफरेंस क्या है। कि आप देखिए कि 10,000 का खाली 14,000 हुआ है 10 साल में, और वही स्टॉक मार्केट का 10,000 का 4 गुना हुआ है, दैट इज 40,455। बट उसके लिए अगेन वापस सर्टेन क्राइटेरिया है कि हम कौन सी कंपनी में भी पैसा डाल रहे हैं, वो चॉइस करना भी बहुत एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, वो प्रोफेशनल नॉलेज या कंपनीज का नॉलेज, शेयर मार्केट का नॉलेज, वो स्किल नॉलेज आपकी तरफ होना जरूरी है, वो स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपकी तरफ होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी 2008 की केस बताता हूं। किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या साहब की एक कंपनी थी जिसके शेयर का रेट 98 रुपीज था, 98 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था वो शेयर। आज मेरे ख्याल से 12 साल बाद
वो शेयर कुछ पैसे में ट्रेड कर रहा है, खाली पैसे, मतलब 45 पैसे, 55 पैसे, 50 पैसे या 60 पैसे, 1 रुपए से ज्यादा नहीं होगा मेरा ख्याल है। फिर जो भी रियल एस्टेट वाली कंपनियां हैं, जो बूम पीरियड आपने देखा होगा, मेरे साथ बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आपने माननीय सह सचिव साहब भी है, सब वाइस प्रिंसिपल्स भी है, जो कि बहुत से सीनियर लोग हैं जो आर अराउंड 55 और मोर, तो उनको मालूम है कि 2003 से 2008 के बीच में बहुत प्रॉपर्टी का बूम आया था। शेयर मार्केट भी उस टाइम पे बहुत बड़ा था, उसको हम बबल बोलते हैं, है ना। वो आखिर में बस्ट हुआ था 2008 में, फूट गया वो फुगा। क्या हुआ था कि अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आए थे, सब प्राइम क्राइसिस। उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्रॉपर्टी मैंने अगर ली है, मैंने अभी प्रॉपर्टी ली है 40 लाख रुपए की, जिसके अगेंस्ट में मुझे वो कंपनी ने 30 लाख रुपए का फाइनेंस किया है, करेक्ट। मैंने HDFC कंपनी से 30 लाख रुपए उठाया है, और सडन वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस में फॉल आ गया, मतलब 40 लाख की प्रॉपर्टी अब मुझे 10 लाख रुपए में मिलने लगी। देखिए प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है, वैसे ही क्या हुआ है, अभी फॉल भी आया था वो टाइम पे कि 40,000 की प्रॉपर्टी अब 10 लाख रुपए में मिल रही है। अभी क्या हुआ, यानी 10 लाख की प्रॉपर्टी जो मैंने 40 लाख में ली थी, उसका वैल्यूएशन आज 10 लाख रुपए है, बट उसके अगेंस्ट में मुझे लोन मिला है 30 लाख रुपए। ये सब देखिए आप, कैलकुलेशन आपको अगर समझ में आ रही होगी या थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो मैं वापस बोलूंगा कि 40 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने परचेस की, उसके अगेंस्ट में मुझे 30 लाख का लोन मिला है, लोन लिया है मैंने, मैं उसके हफ्ते भी भर रहा हूँ, EMI रेगुलरली पे कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइसेस में सडन फॉल आ गया और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। अभी क्या हो गया, वो 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 30 लाख रुपया लोन, ये बहुत ही भयंकर सिचुएशन आ गई। तो लोगों ने पैसा भरना बंद कर दिया, EMI भरना बंद कर दिया, बैंक्स बैंकक्रप्ट हुई। अमेरिका वाली बैंक के पहले जो जमाने में पहले 5 बैंक है दुनिया भर की, उन्होंने बैंकक्रप्सी डिक्लेयर की, दिवाला निकला है हमारा, ऐसा डिक्लेयर किया। उस टाइम से लेके यानी 2008 से लेके आज तक वो रियल एस्टेट सेक्टर उस बेयर कर रहा है, और कोविड-19 की सिचुएशन में भी आज प्रॉपर्टी का डीलिंग बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं कि लिक्विडिटी भी कम है, तो उसी हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि HDIL नाम की एक कंपनी है जिसका शेयर का भाव था 1258 रुपए, एक शेयर मिलता था 1258 रुपीज में। अभी आज 12 साल के बाद वो कंपनी का शेयर है 4 रुपए 55 पैसे। तो आप बोलो कि आप तो बहुत बढ़िया बता रहे कि यार 10,000 का 40,000 हो गया, तो ये 1258 का 4 रुपए हो गया, उसको क्या करेंगे अभी। या फिर DLF वाली कंपनी थी, वो भी रियल एस्टेट वाली कंपनी थी, 1132 या 1300 रुपए का उसका हाई, वो कंपनी आज 172 रुपए में उसका शेयर मिल रहा है। रिलायंस पावर नाम आपने सुना होगा, उसका बहुत हाइप आया था कि ये कंपनी का शेयर लो, ऐसा होगा वैसा होगा, 450 रुपए प्राइस कोट किया था, मेरे ख्याल से अब भी उसका प्राइस 22 या 23 रुपए चल रहा है खाली। मतलब हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स मैंने बोला है पहले हाई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है, बट रिटर्न भी वैसे ही देगा, हाई वाले देगा। अभी आपको मैंने निगेटिव रिटर्न वाले स्टॉक बताए, अभी पॉजिटिव वाले भी सुन लीजिए। फिर 2000 साल में, in the year 2000 there was a company called, we can call it at Eicher Motors, है कि नहीं। वो कंपनी का शेयर का भाव था 17 रुपए, ओनली 17 रुपीज। आज वो शेयर 32,000 रुपए का हाई लगा चुका है। 32,000 इज द हाईएस्ट प्राइस पेड फॉर आइशर मोटर्स। अभी वो ट्रेड कर रहा है कुछ 22-23 हजार के रुपए होगा। MRF टायर्स, जिस कंपनी का शेयर 2008 में 5,000 रुपया था, उसने अभी गए 4-6 महीने में 75,000 रुपए का हाई लगाया है। तो ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स है कि जिनकी वजह से अभी, और आप बोलेंगे कि और बताओ, तो और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही कोविड चालू हुआ है, आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सेल बढ़ा है। ये सैनिटाइजर, फिर ये मास्क, फिर ऑल द मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, द टैबलेट्स, है ना। तो वो खर्चा जो बढ़ा है, उससे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सेल बढ़ा है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो कंपनियां रिलेट करती है, वो यानी वो कंपनी नहीं बोलूंगा तो पूरा सेक्टर ही बोलूंगा, दैट इज रैनबैक्सी, देन डॉक्टर रेड्डीज,
लुपिन का शेयर लीजिए, औरोबिंदो फार्मा है, डिशमन फार्मा है, ये कंपनी सब पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है। क्यों? क्योंकि इनका सेल बढ़ रहा है। सेल बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल रहा है कि मेरा पैसे का एप्रिसिएशन होगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब ये देखिए, ये सिनारियो भी ऐसा बदला है कि जो कंपनियां उनको हम क्या बोलते हैं, कुशन करके यूज करते हैं, मतलब हाई रिस्क और लो रिस्क के बीच की कंपनी रहती है फार्मास्यूटिकल, उसको आज हम एप्रिसिएशन के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि ये कंपनियां ज्यादातर डिविडेंड ज्यादा देती है, बल्कि एप्रिसिएशन इनका एक लिमिटेड लेवल पे चलता रहता है, 10, 15, 20% एप्रिसिएट होती रहती है। इस हिसाब से आपको अगर ये सोचना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में अगर मैंने आपको ये 4 गुना भी इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखाई है, तो वो 40 गुना भी होगी, 400 गुना भी होगी, और 1 लाख रुपए का 1000 रुपए भी हो जाएगा, 1 लाख रुपए का 5000 भी हो जाएगा, और 1 लाख रुपए पूरा गायब भी हो सकता है। ऐसा भी है। तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। बट आप अगर 10 साल 5 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन है, सो यू कैन एंटर इनटू स्टॉक मार्केट एनी टाइम। ओके, देन पिटफॉल्स टू बी अवॉइडेड, मतलब क्या अवॉइड करना है। देखिए ये सब मिथ्स बोलेंगे हम इसको लगे तो, कि बोरोइंग्स, मिथ्स नहीं, गलतियां बोलेंगे इनको, कि क्या गलतियां करता है इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। फर्स्ट वन इज बोरोइंग फॉर इन्वेस्टिंग। मैंने क्या किया, मुझे अभी दिख रहा है कि कोविड-19 में मार्केट बहुत टूटा है, एकदम से कम हो गया, 10,000 का एकदम 5,000 हो गया, 40,000 का एकदम 30,000 हो गया। एक स्क्रिप्ट थी जिसको मैं हमेशा देखता था, एक शेयर था, अगर मान लो मैं हीरो होंडा का शेयर मुझे लेना था, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 250 रुपया चलता था और वो मुझे अभी 150 रुपए में मिल रहा है, इतना मार्केट टूट गया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पैसा बोरो किया किसी और से, भैया मेरे को पैसा दे और मैं वो पैसा मार्केट में लगाऊंगा, ये मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन वो पैसा उसने मुझे इंटरेस्ट पे दिया है। अभी उसको 2% भी देना है और मार्केट से गेन भी करना है, मार्केट और फॉल होगा तो वो पैसा भी चला जाएगा, और इसको तो बैच तो देना है, उसको प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा। मतलब ये बहुत बेकार सिचुएशन आ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट कभी बोरो करके नहीं करनी है, ये पहला पॉइंट याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी शुड बी पेड बैक, उसको तो पैसा वापस करना है। इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, कितना भी मार्केट नीचे जाए, when the returns are low, you do not have to borrow and invest, you have to invest your own hard earned money. Don't borrow for investing, first of all. Then easy tips on investing. Even experts can't time the market properly. हाँ, मार्केट को टाइम नहीं करना है, मार्केट में टाइम बिताना है। मार्केट को टाइम नहीं करना है कि अरे यार ये तो अभी बहुत हाई हो गया है, चलो 1000 पॉइंट गिरेगा तब उस दिन इन्वेस्टमेंट करेंगे, अरे ये बहुत लो है चलो आज ही ले लेते हैं। आप कोई नहीं हो और कोई एक्सपर्ट भी इसको बोल नहीं सकता कि ये मार्केट का हाई था और इसके ऊपर भी जाएगा नहीं, या ये मार्केट का लो है इसके नीचे ये जाएगा नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मार्केट को टाइम मत कीजिए, खाली मार्केट में टाइम बिताइए। और जो भी इन्वेस्टमेंट की आपको टिप्स मिलती है, अगर मैं ही हूं खुद, और अगर मुझे हमारे पाटिल सर ने पूछ लिया, अरे विनीत मेरा डीमैट का अकाउंट है और उसमें ना मेरा 50,000 रुपया पड़ा है, तो मैं कौन सा शेयर लूं, तो मैं बोलूंगा अरे सर यार वो ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज चल रही है, अभी 190 रुपया भाव है, 250 का टारगेट दिया है 4 महीने का। तो वो पाटिल सर गए, लॉग इन किया, 50,000 रुपए तुरंत इन्वेस्ट कर दिया, 190 के भाव से ले लिया। तो वो शेयर 190 का 180, 170, 160, 140, और वो मुझे फोन करने लगे, क्या रे तूने तो बोला था कि ये तो 250 का टारगेट है। तो वही बोल रहा हूं, किसी भी उड़नछू न्यूज पे आप भरोसा मत कीजिए, खुद उस कंपनी का थोड़ा बहुत स्टडी कीजिए, या फिर जो भी टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल्ड नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए, देन यू हैव टू इन्वेस्ट। So even experts can't time the market properly. So such easy tips should be avoided by the individuals. Correct? Then averaging of assets. Buying of assets when their value is continuously falling should be avoided. अभी जैसे कि मार्केट का है कि एक टूट रहा है, 40,000 था, 38 हो गया, 36, 34, 32, 30, ये नीचे आ रहा है। अभी मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट क्यों नीचे आ रहा है, तो स्टॉक का प्राइसेस नीचे आ रहा है, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट यानी क्या है, क्या कि सेंसेक्स और निफ्टी, ये क्या है, these are the weighted averages of the
shares traded during the day. सेंसेक्स मतलब क्या है कि सेंसिटिव इंडेक्स है, ये 30 स्टॉक्स का, 30 स्टॉक का इंडेक्स है, दैट इज सेंसेक्स. और निफ्टी क्या है, ये 50 नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 स्टॉक्स, 50 स्टॉक का ये इंडेक्स है, वेटेड एवरेज है. तो बाइंग करनी है, पर वो मार्केट टूट रहा है इसलिए हम बाई करते जा रहे हैं. मैंने अभी एक शेयर चॉइस किया, समझ लो भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी 190 में मिल रहा है, 190 मिल रहा है, मैंने लिया 100 शेयर ले लिया. फिर 180 हो गया, चलो यार और कम रेट में मिल रहा है ले लो. फिर 170 हो गया, अरे और कम रेट में मिल रहा है, चलो ले लो. मैं क्या कर रहा हूं, उसका एवरेजिंग कर रहा हूं, बट मुझे वो टालना है. अगर यही केस, अभी ठीक है, एसबीआई इज द रेप्यूटेड गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, वो कंपनी कभी जाएगी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डूबेगी नहीं, ऐसा मान के चलते हैं और इन्वेस्ट करते हैं. तो हम उसको नीचे नीचे भी जा रहा है शेयर का प्राइस, तो भी डाल रहे हैं पैसा उसमें. अगर किंगफिशर एयरलाइन में करता तो क्या होता, मेरा 98 में लिया, 90 में लिया, अभी तो 4 रुपए हो गया प्राइस उसका, या पैसे में आ गया तो भी मैं ले रहा हूं, वो पैसा कभी बनेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि विजय माल्या साहब अभी इंडिया में रहते ही नहीं है और उनकी तरफ ही इतना लेना देना बाकी है कि उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी ही परफॉर्म नहीं कर पा रही है. वो कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तब उसके शेयर का रेट बढ़ेगा. और 98 पैसे से लेके 98 रुपीस तक जाना है, बहुत बड़ा अंतर है. 1000% का रिटर्न चाहिए उसके लिए, और उसके लिए उस कंपनी को बहुत सारा जबरदस्त परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी वो शेयर का प्राइस हम अचीव कर पाएंगे. सो इन द फॉलिंग मार्केट डू नॉट एवरेज योर एसेट्स और मार्केट और शेयर्स. नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट. वन शुड क्लियरली अंडरस्टैंड वेयर द मनी इज गोइंग. इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड कंसिडरिंग द पर्सनल प्रेफरेंसेस. हमें अगर वो इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रही ना, तो उसमें दिमाग मत लगाओ. उसके लिए जिसको दिमाग दिया है उसको फॉलो करो. उसने उसका ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसको वो पता है कि वो पैसा कहाँ लगने वाला है, वो पैसे का क्या होगा, उसने जो पोर्टफोलियो बनाया है उस हिसाब से करेंगे. अभी आप में से 99% लोगों को मैं अगर पूछूं कि आपकी तरफ, भले की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आपकी तरफ पूछूं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज के नाम बताइए, तो आपको मोर देन 99% इवन जस्ट डू नॉट कांट टेल मी द नेम ऑफ योर LIC पॉलिसी. बोलिए, चलिए. आशा पाटिल मैडम मुझे दिख रही है, आपकी तरफ कौन सी LIC पॉलिसी है, उसका नाम क्या है और प्लान का नंबर क्या है? नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है, कोई नहीं बता पाएगा. नहीं मतलब आपकी गलती है ही नहीं. मॅडम आवाज माईक सुरू करा मॅडम, मग आवाज येईल. माईक बंद आहे तुमचा. आता सांगा. हॅलो, माझी एक मेडिकलची हेल्थ पॉलिसी आहे, स्टार हेल्थ. मेडिक्लेम आणि बरं त्याच्यानंतर सर माझा म्युच्युअल फंड मध्ये पण पैसा मी गुंतवलेला आहे. मला फक्त एवढं सांगा, तुमच्या LICच्या पॉलिसीचं नाव. कोणती पॉलिसी तुमच्याकडे? जीवन विमा पॉलिसी. जीवन विमा हा लाईफ इन्शुरन्स झाला. पॉलिसीचं नाव सांगा. नाव मार्केट प्लस पॉलिसी आहे. रकीबे सर, त्यांनी मागे वळून बघितलं, साहेबांनी सांगितलं, मग काय सांगितलं? नाही साहेब घरात नाही येत आमचे. ठीक आहे. तुम्ही मॅडम म्यूट करा, काय प्रॉब्लेम नाही. मी जस्ट फॉर एक्झाम्पल तुम्ही दिसल्या म्हणून बोललो, बाकी काही नाही. करा मॅडम, म्यूट करा. आता मला जसं TP पवार सर पण दिसतात, मी त्यांनाही विचारलं असं, नो डाऊट, तो काही विषय नाही. माझं तेच म्हणणं आहे की आपण तेच लिहिले मी तिथे, वन शुड क्लिअरली अंडरस्टँड वेअर देअर मनी इज गोइंग. भले ती इन्व्हेस्टमेंट नाहीये, इन्शुरन्स हा इन्व्हेस्टमेंट नाहीये, मी आधी क्लिअर केलंय तुम्हाला, पण तो पैसा कुठे चालला? तुम्ही दर महिन्याला 3000 रुपये कटिंग आहे, बरोबर ना? तुमचा प्रीमियम जातोय ना पगारातून, दर महिन्याला 3000 आहे, कोणाचा 5000 आहे, कोणाचा 7000 आहे, पण ते 7000 रुपये कोणत्या प्रीमियमला, कोणत्या पॉलिसीला तुम्ही भरताय? डोंट नो. आणि फ्रॉम इयर्स यू आर गिव्हिंग दॅट मनी टू इन्शुरन्स. माझं म्हणणं हे नाही की तुम्ही इन्शुरन्स करू नका, इन्शुरन्स करा, हे तर पहिलं माझं टार्गेट आहे. पण आपण कुठला इन्शुरन्स केला आहे, त्या पॉलिसीचं नाव काय, तिचे फायदे काय? मला माहिती आहे, मी इन्शुरन्स एजन्सी मी पण 2002 ते 2008 केली आहे. जेव्हा मी या प्राध्यापकाच्या जॉबला नव्हतो तेव्हा मी
अदर सोर्सेसनी इन्कम कमवत होतो, त्यावेळेस लोक हे नाही विचारत बाबा फक्त कुठे सही करायची सांग आणि किती हप्ते येईल, हा मॅडम 500 रुपये येईल, हा 2 महिन्याचे हप्ते 1000 रुपये तूच भरशील ना, ओके भर करून टाक. कोणती पॉलिसी घेतली, प्लॅन काय, त्याचा बेनिफिट काय, किती वर्षांची मॅच्युरिटी आहे, किती सम ॲश्युअर्ड आहे, ऍक्सिडेंटल बेनिफिट आहे का, काही विचारलं का? कोणीही नाही विचारलं. 99% लोकांचं सांगतो मी डायरेक्टली तुम्हाला. दॅट इज द पॉइंट, दॅट नॉट क्लिअरली अंडरस्टँड द इन्व्हेस्टमेंट ऍज दो यू आर ऑल्सो इन्व्हेस्टिंग इन दॅट पर्टिक्युलर असेट क्लास. ओके, दिस शुड बी अवॉइडेड. आता तरी लक्षात घ्या, जे यंग जनरेशन आता बघत असेल, यंग जनरेशन जो भी अभी देख रहा होगा, 25, 27, 30 साल का जो भी उम्र का होगा, दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग. अभी हम आते हैं हमारे दूसरा जो क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट में. थोड़ा अभी टाइम क्यों लिया, क्योंकि दीज आर द बेसिक टर्म्स, यू शुड फर्स्ट गेट अवेयर ऑफ दैट. देन अगेन व्हाट इज म्युच्युअल फंड. पाटील सर वेळ आहे ना, म्हणजे आहेच पण म्हणजे मी पण सर्व सांगितल्याशिवाय थांबणार नाही, पण मला स्पीड फक्त मला थोडं वाढवायला एवढंच होईल. पण मला जोपर्यंत असं वाटतं की अंडरस्टँडिंग होत नाही तोपर्यंत मी पण तो पॉइंट सोडत नाहीये, कारण जेणेकरून या आपला वेबिनारचा सर्वांना फायदा झाला पाहिजे असं माझं टार्गेट आहे. सो व्हॉट इज म्युच्युअल फंड? मेकॅनिझम ऑफ पुलिंग टुगेदर सेव्हिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्व्हेस्टर्स फॉर व्हॉट? फॉर कलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स with the objective of capital appreciation while ensuring liquidity. यानी इसका मतलब क्या है कि लोगों से पैसा कलेक्ट करना है. यहाँ पे मैंने वो ग्राफिकली बताया, देखिए पहले आता है इन्वेस्टर्स बीच में, फिर आता है राइट हैंड साइड में पूल देयर मनी विथ फंड मैनेजर. जो भी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है उसे हम कहते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी, दैट इज एएमसी. उसका हर सेक्टर में, हर एक क्लास में उसने कुछ प्लान्स, उसने कुछ स्कीम्स डेवलप की है. उसके लिए हर एक के लिए एक एक फंड मैनेजर है. उस फंड मैनेजर को हम वो पैसा देते हैं, यानी उस स्कीम में हम वो पैसा लगाते हैं. वो फंड मैनेजर वो पैसा सिक्योरिटीज में लगाता है. देखिए आप अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो समझ में आएगा. फंड मैनेजर इन्वेस्ट दैट्स मनी इन सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज माने फिर आता है स्टॉक्स, शेयर्स, मनी मार्केट, फंड्स, गोल्ड, ये सब में वो पैसा जाता है. डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट, बुलियंस, इसमें वो पैसा जाता है. फिर वो सिक्योरिटी जनरेट करती है रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो. मार्केट अगर प्लस है तो वो प्लस रिटर्न दिखाएगा, मार्केट अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव रिटर्न बताएगा, और अगर हम म्यूचुअल फंड में है तो वो मॉडरेट रिटर्न बताएगा. और वही रिटर्न हमें वापस मिलता है. देखिए आप, मतलब घूम फिर के वो पैसा वापस हमारी तरफ आ रहा है, इंक्लूडिंग रिटर्न्स एप्लीकेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन. मतलब म्यूचुअल फंड का कैसा है कि हम एक एएमसी को वो पैसा देते हैं, ये एक ट्रस्ट है, समझ लो, रिलायंस म्यूचुअल फंड. दिस इज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी. एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड. ये नाम सब आपने सुने हैं, बट यहाँ पे जाने से जी घबराता है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को रिलेट करता है और मेरे बस की बात नहीं है. खाली स्टॉक मार्केट में जाते हैं ना तभी सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है. इंश्योरेंस में नहीं सोचा कि मेरे बस की बात नहीं है, वो तो पता भी नहीं है कौन सा पॉलिसी है, कितना टर्म है. आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे भी है वो. तो इन्वेस्टर्स पुल दैट मनी टू फंड मैनेजर यूजिंग हिज स्किल्ड professional and knowledge invest that money in securities. That security generates returns, and that returns are again come to us with profits to the investors. So why mutual funds? क्यों इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में? क्योंकि वो प्रोफेशनली मैनेज है. उनका पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो रहता है कि मैंने समझ लो फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कल देखा था एक स्कीम, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी टॉप 200 फंड है. एचडीएफसी टॉप 200 फंड ये कंपनी का वो फंड है जिसका एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब उसमें मैंने, आप जैसे लोगों ने, बैंक्स ने, इंडिविजुअल्स ने 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा वो फंड में डाला है. 18,000 CR बोल रहा हूं मैं,
18,000 करोड़। मैंने कुछ 5,000 रुपए की SIP की है, आशा पाटिल मैडम की 5,000 की है, डॉक्टर एवी पाटिल की 2-4 हजार की है, टीवी पवार सर की है, मोरे मामा की है। मतलब सबने कुछ ना कुछ पैसा उसमें डाला है, कौन सा भी एज ग्रुप रहे, उन्होंने वो पैसा उस फंड में डाला हुआ है। वो सम कितना हो गया है? 18,000 करोड़। अभी वो 18,000 करोड़ का मैनेजमेंट कर रहा है वो फंड मैनेजर, जिसने वो फंड डेवलप किया है। और वो फंड मैनेजर क्या है? प्रोफेशनली स्किल्ड है, नॉलेजेबल पर्सन है। फिर वो उसमें से 60% स्टॉक में डालेगा, 10% कैश रखेगा, 10% वो गोल्ड में डालेगा, 10% वो डिपॉजिट देगा। मतलब उसको वो डाइवर्सिफाई करेगा। अपने को समझ में नहीं आ रहा है ना? अपने को 10,000 रुपए है, मेरी तरफ सिर्फ 10,000 रुपया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां पैसे डालूं, है ना? फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, स्टेट बैंक का एक शेयर लेता हूं। स्टेट बैंक के मैंने 50 शेयर लिए, मेरे 10,000 रुपया खत्म। अभी मैं 50 शेयर लेके बैठा हूं। अभी वो शेयर जब कब मुझे रिटर्न मिलेगा? जब वो शेयर 190 रुपए से ऊपर ट्रेड करेगा, तब मेरा प्रॉफिट चालू होगा, है ना? पर अगर वो 10,000 रुपए मैं किसी म्यूचुअल फंड में डालता हूं तो मुझे स्टेट बैंक भी मिलेगा, एक्सिस बैंक भी मिलेगा, ICICI बैंक भी मिलेगा, HDFC मिलेगा, देन रिलायंस का भी शेयर मिलेगा, L&T का भी शेयर मिलेगा, ONGC का भी शेयर मिलेगा, रैनबैक्सी का भी शेयर मिलेगा, डॉक्टर रेड्डी का भी शेयर मिलेगा। आ रहा है समझ में? इन्फोसिस का शेयर मिलेगा, टाटा कंसल्टेंसी TCS का शेयर मिलेगा, बजाज ऑटो का शेयर मिलेगा, बजाज फिनसर्व का शेयर मिलेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 10,000 रुपए में एक साथ 40 कंपनियां ले सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में डालते हैं तो 10,000 रुपए में खाली 1, 2 या 4 जितने का एलोकेशन आपने करके रखा है उतना ही शेयर मिलेगा। सो इन म्यूचुअल फंड देयर इज मोर डाइवर्सिफिकेशन। वो 3 नंबर का पॉइंट आता है, देखिए, रिडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है कि नहीं? अगर मैं खाली SBI में इन्वेस्टेड रहूं तो रिलायंस, अगर स्टेट बैंक का शेयर चला ही नहीं तो मेरा रिस्क बढ़ता ही रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं मेरी इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर वही पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं तो उसमें से कुछ शेयर प्लस रहेंगे, कुछ शेयर निगेटिव रहेंगे। वो मॉडरेटली वो म्यूचुअल फंड ऑपरेट होते रहेगा। इस हिसाब से वो रिस्क को कम करता है। रिटर्न पोटेंशियल भी है। मैंने वो एग्जांपल में बताया था, देखिए 12% जो भी है स्टार करके ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 10 इयर्स कि 12 से 15% का रिटर्न म्यूचुअल फंड देता है। देखिए, और ये ऑल टाइम ये इन्फ्लेशन के रेट को बीट करता है। अगर हमारा इन्फ्लेशन का रेट 8% है और हमारा रिटर्न का रेट 15% है तो हम 7% वी आर इन प्लस ओनली, नॉट 15% एंड नॉट 8%, क्योंकि इन्फ्लेशन का 8% हमको खर्चा करना है ना, करेक्ट? अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन 8% का है और मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में 4% से पड़ा है तो मैं लॉस में ही हूं। वो 4% मिल रहा है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं 8% से खर्चा कर रहा हूं बाहर। वो पैसा आ रहा है, 4% से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन 8% में खर्चा कर रहा हूं। ऐसा सिनारियो नहीं होना। इसलिए हमें कहां शिफ्ट होना है? इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। फिर वेल रेगुलेटेड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। वेल रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने इसको रेगुलेट किया हुआ है। उसी के हिसाब से ये सब म्यूचुअल फंड हाउसेस, ट्रस्ट, स्पॉन्सर्स और ये असेट मैनेजमेंट कंपनी रन होती है। इनके ऊपर कोई बैठा हुआ है जिसकी वजह से इनकी आप कौन सी भी वेबसाइट जाके देखिए, पूरा ट्रांसपेरेंसी है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। खाली वो फंड अभी उस पोर्टफोलियो के हिसाब से परफॉर्म करता है नहीं, वो डिपेंड करता है। बट ऑल द कंपनीज are in the favor of investors. The policy of SEBI is such that the investors protection should be maintained and it is well regulated. आपको ऐसा छोड़ नहीं दिया है। सेबी ने कुछ ना कुछ नॉर्म्स ऐसे बनाए हैं कि आपका कैपिटल ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट हो सके या फिर उसमें ज्यादा उथल पुथल ना हो। उसकी वजह से वो वेल प्रोटेक्टेड है और इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहता है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे मैंने बताया था पहले कि उसको एंट्री करने के लिए कुछ पैसा नहीं लगता है और एग्जिट तुम 12 महीने के बाद करते हो तो भी पैसा नहीं लगता है। खाली लेने के वक्त और बेचने के वक्त में अगर 12 महीने से कम का अंतर है तो ही हमको 1% या 2% का एग्जिट लोड बोलते हैं उसको,
वो पड़ता है। अगर 12 महीने के बाद बेचते हैं तो वो भी नहीं पड़ता है। टैक्स बेनिफिट मैंने जैसे कि बताया वही 12 महीने के बाद ये लॉन्ग टर्म में चला जाता है, उसका बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होता है। और अगर हम वो 12 महीने के अंदर बेचते हैं और अगर गेन है तो 15% हमको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं उसको। और उसके ऊपर जो भी डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड हमारा टैक्स फ्री रहेगा। ओके, देन नेट असेट वैल्यू, जैसे शेयर का वैल्यू है कि नहीं, रिलायंस का शेयर 2130 रुपए, रैनबैक्सी 590 रुपए, विप्रो 290 रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 190 रुपए। मतलब ये अभी प्रिवेलिंग रेट से, कल परसों के बाजार की क्लोजिंग के रेट में आपको बता रहा हूं। अभी आज कल 3 दिन तो छुट्टी मार्केट को, यानी 3 दिन के पहले जो रेट था, कल का जो रेट है लास्ट का, वही रेट में आपको लगभग उसके नजदीक ही कुछ है, वही रेट आपको कोट कर रहा हूं। दीज आर द मार्केट वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। मतलब आप जब खरीदी करने जाओगे तो मार्केट में वो शेयर का जो रेट रहेगा उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। उस वैल्यू को आपको उसको लेना पड़ेगा। मतलब 200 रुपए की कोई शेयर की प्राइस है और आपको 10,000 रुपया है आपके पास, तो आपको 50 शेयर मिलेंगे, तो आपका 10,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया। करेक्ट? वैसा ही म्यूचुअल फंड में है। म्यूचुअल फंड में होता है नेट एसेट वैल्यू, दैट इज NAV। और जब भी ये इसका NAV जो है वो बेसिक प्राइस पहले से ही फाइनल है, वो 10 रुपया रहता है। जब भी इसका NFO आता है, न्यू फंड ऑफरिंग, मतलब नया फंड जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका NAV 10 रुपया ही रहता है। मतलब अब हम उसको तब बोलेंगे फेस वैल्यू ऑफ दैट म्यूचुअल फंड इज ₹10। अगर आप उसी दिन परचेस करोगे तो आपको 10,000 में 1,000 यूनिट्स मिलेंगे 10 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो उस हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो देखिए अभी द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय NAV। उसके हिसाब से ही देखेंगे ना। अभी मैं अगर मान लो कि 4 साल पहले मैंने एक फंड लिया हुआ था, फॉर एग्जांपल 10 रुपया उसकी प्राइस थी तब जब मैंने लिया था, आज उसकी प्राइस 42 रुपीज है, तो वो उसके हिसाब से मैं देखूंगा, अरे यार 4 साल में तो ये पैसा चौगुना हो गया, 10 रुपए का कितना हो गया 42। मतलब मेरे को अगर उस फंड को परफॉर्मेंस चेक करना है तो मैं कहां से करूंगा, उसका NAV देखूंगा, है कि नहीं। वो HDFC टॉप 200 है, उसका NAV 1,000 रुपए से ज्यादा हो गया, वो भी 10 रुपए में आया था, अभी वो 1100-1200 कुछ चल रहा है। मतलब 1,110 टाइम्स 120 टाइम्स रिटर्न दिया हुआ है लोगों को। ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको कंटिन्यू करना है, उसके ऊपर हम वही आ रहे हैं अभी। NAV इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द स्कीम। देखिए वो जो सिक्योरिटी है, वो जो म्यूचुअल फंड है, उसकी मार्केट वैल्यू को दर्शाता है, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। देन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी चेंजेस एवरी डे। रोज मार्केट चलेगा, जिस दिन मार्केट है उस दिन NAV चेंज होगा, जिस दिन मार्केट बंद उस दिन NAV चेंज नहीं होगा। अभी आज छुट्टी है बाजार को तो आज NAV चेंज नहीं होगा, कल सैटरडे है मार्केट बंद है NAV चेंज नहीं होगा, संडे मार्केट बंद है NAV चेंज नहीं होगा, मंडे मार्केट चालू हो जाएगा NAV चेंज हो जाएगा। अभी ये NAV चेंज कब होता है वो भी देखते हैं। The NAV per unit is the market value of securities of a scheme divided by total number of units of the scheme on any particular date. Excuse me, Vinit sir. हाँ सर बोलो ना। 10 more minutes. 10 मिनिटं. 10 मिनिटात संपव. ओके सर, ओके ओके. ही NAV काय आहे तर तुमचे त्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये पूर्ण स्कीम मध्ये किती रुपये इन्व्हेस्टेड आहे डिवायडेड बाय किती नंबर ऑफ युनिट्स तुम्ही अलॉटेड केले त्यानुसार ती NAV कॅल्क्युलेट होते. आणि ही NAV एम्फीच्या असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स ऑफ इंडिया एम्फी या वेबसाईटवर रात्री 9 वाजता येणं अपेक्षित आहे. बघा नियमानुसार, सेबीच्या नियमानुसार 9 वाजता रात्री त्या सगळ्या NAV काय झालेल्या असतात, प्रत्येक फंडच्या चेंज झालेल्या असतात. दॅट इज व्हाय इट इज नेट असेट व्हॅल्यू. देन टाइप्स ऑफ म्युच्युअल फंड्स. आता कोणकोणते म्युच्युअल फंड आहेत बघा. ऑन द बेसिस ऑफ मॅच्युरिटी, ओपन एंडेड फंड आहे, काही क्लोज एंडेड फंड आहे. मॅच्युरिटी म्हणजे काय, तो ओपन एंडेड फंड पहिल्यांदा. ओपन एंड फंड म्हणजे एनी टाइम एंट्री एनी टाइम एक्झिट, दॅट इज ओपन एंडेड फंड. आज घेतला 6 महिन्यांनी विकायचा आहे, विकू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही, दॅट इज ओपन एंडेड फंड. पण तुम्ही 6 महिन्यात विकताय म्हणजे 12 महिन्याच्या आत तुम्हाला ते चार्जेस पे करावे लागतील, एक्झिट लोड पे करावा लागेल, बरोबर. क्लोज एंडेड फंड,
क्लोज एंडेड फंडची एंट्रीच स्टिप्युलेटेड पिरियड करता असते. जेव्हा लॉन्च होतो तेव्हा सांगितलेलं आहे महिनाभर हा फंड ओपन राहील, याच्यात एंट्री करा. एंट्री केल्यानंतर तो फंड क्लोज होतो. तो फंड क्लोज होतो फॉर अ पिरियड ऑफ 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स. त्याच्यानंतर तुम्ही तो फंड विकू शकत नाही. यू आर गेट क्लोज्ड इन दॅट फंड. फक्त ओपनिंग त्याची एंट्रीला तुम्हाला चान्स आहे. एक्झिट मात्र कधी आहे? ऍट द टाइम ऑफ मॅच्युरिटी. त्याचा जो टाइम होरायझन दिलाय त्या पर्टिक्युलर फंडचा, त्यानुसार तुम्हाला ते पैसे काढता येतील. नंतर इन्व्हेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्हनी जर इन्व्हेस्टमेंट करायचं ठरवलं तर मग ग्रोथ आणि इक्विटी फंड्स जे आपण नॉर्मली ज्याच्यात इन्वेस्टमेंट करतो ना, ते हे फंड्स आहेत, ग्रोथ आणि इक्विटी फंड्स. बाद में जो फंड आता है वो है इनकम और डेट फंड. मतलब कहीं बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट, शेयर्स को छोड़ के पैसा इन्वेस्ट किया है पोर्टफोलियो में. मतलब म्यूचुअल फंड को मैंने 10,000 रुपया दिया, लेकिन वो 10,000 रुपया वो कंपनी ने, वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने अदर मार्केट में जो स्टॉक कंपनियां हैं उनको इंटरेस्ट पे दिया है. डेप्ट फंड बोलते हैं उसको, है ना. उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट का पोर्शन मुझे मिलेगा. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनकम और डेट फंड. फिर बैलेंस और हाइब्रिड. अभी ये कॉम्बो है इक्विटी और डेट का, दोनों मिलाएंगे, दैट इज हाइब्रिड. मतलब कुछ पोर्शन ना इक्विटी का आएगा, कुछ पोर्शन डेट का आएगा, दैट इज हाइब्रिड. देन मनी मार्केट, मतलब ये तो पैसा पूरा ही मनी मार्केट में जाता है, लिक्विड स्कीम्स में जाता है. हालांकि इसकी एंट्री के लिए ही बहुत सारा पैसा लगता है. सेविंग स्कीम से अच्छा काम करता है ये. इसकी मतलब सेविंग अकाउंट में पैसे डालने की बजाय एक्चुअली लोगों ने लिक्विड स्कीम में पैसा डालना चाहिए. बट इसका एंट्री 10 लाख रुपए से चालू होता है. ये दिक्कत है इसकी, ये प्रॉब्लम है. मतलब हम सोचेंगे कि मेरे को 10,000 रुपया है तो लिक्विड स्कीम में डाल देते. नो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एंट्री इनटू लिक्विड स्कीम एज द एंट्री पॉइंट इज 10 लाख रुपीज. तो कुछ कर नहीं सकते. तो गिल्ट फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर पैसा जाता है तो वो गिल्ट फंड कहता है. इंडेक्स फंड, मतलब एक्सचेंजेस में जब पैसा लगता है, सेंसेक्स में पैसा लगाया है, BSE 200 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 200 कंपनियों में पैसा लगाया है, निफ्टी में पैसा लगाया है, फिर IT कंपनीज में पैसा लगाया है, ऐसा जो है वो इंडेक्स जिस कंपनी का है उसके फंड आते हैं, दैट इज इंडेक्स फंड. अभी जो फंड का मैं बात करूंगा, दीज आर द रिस्कीएस्ट म्यूचुअल फंड्स, दैट इज सेक्टर स्पेसिफाइड फंड्स. जैसे कि मैं बोल रहा हूं रियल एस्टेट का मार्केट 2008 से आज तक डाउन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो भी फंड है दे आर बैडली परफॉर्मिंग. तो वो क्या हुआ है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक है. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो जो कंपनियां रिलेट करेंगी उन्हीं में वो पैसा डालेगा. क्लियर. फार्मा फंड, एखादा फार्मा फंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेल्थ केयर फंड. अभी वो कहां पैसा डालेगा? खाली हेल्थ केयर की रिलेटेड कंपनी. तो ये बहुत ही रिस्की काम है कि वो पैसा खाली फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही जा रहा है. बैंकिंग फंड, रिलायंस बैंकिंग फंड, तो वो पैसा खाली बैंक्स में ही जाएगा. बराबर. ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, ये पैसा कहां जाएगा? खाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में. मतलब इन्फोसिस, HCL टेक, देन क्या पोलारिस सॉफ्टवेयर, देन एम्फैसिस वगैरह वगैरह, ये उसका पोर्टफोलियो रहेगा. अगर मार्केट ये कंपनी को बीट करेगा तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो जाएगा. मतलब ये फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले हैं, यानी ज्यादा भी रिटर्न दे सकते हैं और पूरा पैसा खत्म भी कर सकते हैं. दैट इज सेक्टर स्पेसिफाइड फंड्स. फिर टैक्स सेविंग फंड्स आते हैं, जो मैंने 1 नंबर में लिखा है ग्रोथ इक्विटी, वही ये फंड्स है. बट इसको वो स्कीम दे दी गई है कि इनको वो टैक्स सेविंग अलाउड है. अगर इनमें पैसा डालेंगे तो आपको टैक्स सेविंग मिलेगा. मतलब ऐसा बोल सकते हैं HDFC टैक्स गेन फंड, रिलायंस टैक्स सेवर फंड, ICICI प्रूडेंशियल टैक्स सेविंग फंड, ऐसे उनके नाम भी रहते हैं जो डिक्लेयर करते, जो डिनोट करते हैं कि दे आर टैक्स सेविंग. या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो नाम डिनोट नहीं करते. फॉर एग्जांपल एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, अभी ये टैक्स सेविंग वाला फंड है. कोटक टैक्स सेवर फंड, अभी इनका बेनिफिट हमको 80C में मिलेगा. जो भी नए लगे हैं जॉब को, उन लोगों के लिए ये है. उनको मतलब इन्वेस्टमेंट भी होगा, म्यूचुअल फंड में भी होगा और आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा. सो उनके लिए उन्होंने ये सोचना चाहिए, दैट इज टैक्स सेविंग स्कीम्स. इनको हम बोलते हैं ELSS,
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, है ना। और फिर लास्ट में आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अभी ये जो मैंने पहले से बताया है 9 नंबर तक, इनके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है, इफ यू डोंट हैव डीमैट अकाउंट, नो प्रॉब्लम, you can directly invest that your money in mutual funds by direct way or regular way। वो मैं बताता हूँ, आता हूँ। लेकिन ये अभी बोला, इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी ये फंड के लिए हमें लेकिन डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड दे आर बट दे नीड डीमैट अकाउंट। दैट इज व्हाई आई also show that in some different color, that is exchange traded fund, or we can call it as ETFs। then investment plans and options। अभी ये म्यूचुअल फंड में ये तो टाइप हो गए थे, अभी प्लान कौन कौन से अवेलेबल है? तो डायरेक्ट प्लान है और रेगुलर प्लान है। डायरेक्ट प्लान की एनएवी ज्यादा रहती है, रेगुलर प्लान की एनएवी कम रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट प्लान में इंटरमीडिएटरी कोई भी नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। आप अपने आप फाइनल करो फंड का नाम और डायरेक्टली कंपनी को कंसल्ट करो। यू देन आर अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट। अगर आप किसी को कंसल्ट करके कर रहे हैं और वो उसका एजेंट का कोड, यूएसएन कोड, वो सब डाल रहा है, सो यू आर गोइंग थ्रू सम इंटरमीडिएटरी, देन you are going through that regular plan। so these are the two investment plans that you can go through a direct or regular, no difference। but here क्या 2 नंबर में क्या होता है कि वो एजेंट को भी कुछ ना कुछ मिलता है ब्रोकरेज। डायरेक्ट प्लान में वो किसी को कुछ मिलता नहीं है, डायरेक्टली अपन कंपनी को अप्रोच करते हैं। फिर हमने अगर डायरेक्ट प्लान लिया है तो अभी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी चॉइस करना है कि मुझे ग्रोथ ऑप्शन लेना है, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेना है, या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेना है। ग्रोथ ऑप्शन में आपको, आप जब तक नहीं बेचते तब तक कुछ नहीं मिलेगा, आपको खाली मैच्योरिटी की अमाउंट ही मिलेगी डायरेक्ट आपको। फिर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो डिविडेंड पे आउट में क्या होता है कि जब जब वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी तो वो डिविडेंड आपके खाते में जमा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जितना डिविडेंड या जितने रुपए का डिविडेंड, मतलब 1 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो एनएवी भी 1 रुपए से कम हो जाएगा। मतलब आपके पैसे में से ही 1 रुपया कम करके आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। दैट इज डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, करेक्ट। बट वो एप्रिशिएटेड अमाउंट में का है, एप्रिशिएटेड अमाउंट में का है। और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मतलब आपको जो डिविडेंड दिया है वो आपको चाहिए नहीं है, मेरे बैंक में मत डालो भैया, मुझे उसके भी यूनिट दे दो, वो भी मेरा परचेस कर दो। वो पैसा वापस क्या हो जाएगा, आपकी स्कीम में री इन्वेस्ट हो जाएगा, आपको उसके उतने एडिशनल यूनिट्स मिल जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। सो आई विल सजेस्ट कि जिनका शॉर्ट टर्म होराइजन है उनके लिए 2 और 3 बेटर है, और जिनका 5, 7, 10 का होराइजन है उन नंबर 1 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो मिथ्स, अभी ये क्या क्या है इसके बारे में कुछ गलत फहमियां हैं। दैट म्यूचुअल फंड मिथ्स, लोअर एनएवी इज चीपर, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को यार 10 रुपए में मिल रहा है ले लो चलो, ऐसा नहीं है। 1000 रुपए का अगर उसका एनएवी है तो भी लो, क्योंकि वो रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करेगा। 10 रुपए के ऊपर 20% कमाना यानी 2 रुपए बहुत दिक्कत वाला है, लेकिन 1000 रुपए के ऊपर 20% कमाना, दोनों चीजें बराबर है, क्योंकि 20% कॉमन फैक्टर है। 10 रुपए का 12,000 रुपया हुआ है, 1000 रुपए का भी 1200 ही होता है, खाली दिखने में रकम कम ज्यादा लग रही है, लेकिन रिटर्न कितना है, 20% ही है। दैट इज व्हाई लोअर एनएवी इज नॉट चीपर। आप हायर एनएवी की भी पहले म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रिटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कितना दिया है, एनएवी के ऊपर नहीं। रेगुलर डिविडेंड्स मींस गुड्स परफॉर्मेंस, वही जो मैंने बताया कि अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है यानी अच्छी है, ऐसा भी नहीं है। आ रहा है समझ में? तो रेगुलर डिविडेंड मींस गुड परफॉर्मेंस, ये नीड्स पढ़ रहा हूं मैं। डीमैट अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड के लिए नहीं लगता, ये लोगों को लगता है कि लगता है, ऐसा है ना। वो डीमैट अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल फंड, नहीं लगता। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर शेयर मार्केट में पैसा डालना है आपको, तो आपको उस टाइम पे डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। पास्ट परफॉर्मेंस आर द बेस्ट बाय टू बाय, बेस्ट फंड्स टू बाय। अगर एक स्कीम में मेरा एसआईपी है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी उस स्कीम में 5,000 रुपए दर महीने में मैं डाल रहा हूं 10 साल से,
बराबर, तो मेरा 6 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया, 5,000 रुपया हर महीने डाल रहा हूँ 10 साल से, यानी 60,000 रुपया साल का, और 10 साल का 6 लाख रुपया हो गया। अभी वो 6 लाख का ना मेरा 21 लाख हुआ है। आज की डेट में अगर मैं बेचने जाऊं तो मेरा कितना रुपया हुआ, वो 21 lakhs। आ रहा है समझ में? बट वो जो एप्रिसिएशन मुझे पिछले 10 साल में मिला है वो आगे चल के मिलेगा, ऐसा नहीं है। दैट इज द मीथ अगेन, कि पास्ट परफॉर्मेंस आर द बेस्ट फंड्स टू बाय, ऐसा नहीं है। वो फंड बाद में जाके वर्स्ट परफॉर्मर भी हो सकता है, और जो वर्स्ट परफॉर्मर आज है वो कल के बेस्ट परफॉर्मर भी हो सकते हैं। करेक्ट? एंड फीस एंड एक्सपेंसेस, कि इसमें ज्यादा फी लगती है, एक्सपेंसेस लगता है, टैक्स लगता है, कौन ये झमेले में गिरेगा, जाने तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड नहीं करना, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पीछे सब क्लियर किया है कि फी नहीं लगता है, एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड नहीं है, डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री है, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो टैक्स भी नहीं लगता है। सब ये मीथ से आज आप मेरे ख्याल से बहुत से डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे कुछ लोगों के, दोज हु आर इंटरेस्टेड और प्रॉस्पेक्टिंग इन्व्हेस्टर्स ऑफ म्युच्युअल फंड्स। सर मला एक 10 मिनिटं दिले तर आनंद होईल, कारण काही गोष्टी ज्याच्यावर खरंच बोललं गेलं पाहिजे, पण जेवढा बॅकग्राऊंड मी घेऊन आलोय, जे मी आता तयार केलंय वातावरण, त्याच्यात थोडीशी भर घालायची मला, तर तुम्ही एक 10 मिनिटं मला दिले तर 10 मिनिटात संपवाच. पण दिसतंय का? एकच मिनिट द्या त्याच्याकरता मला फक्त, दिसतंय का? मी स्टॉप करतो ना माझी शेअर. हा ठीक आहे, चल कर. ओके, तुझी दिसतंय का? सतीश आहे रे सर, दुसरी स्क्रीन चालू झाली का माझी? नाही 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 ना, तर तू व्हिडिओ ऑडिओ चालू कर ना. एक सेकंड, मी पुन्हा चेक करतो. एकच मिनिट, फक्त एक सांगेल त्याच्या आधी, लिसन केअरफुली अँड थिंक. होतंय का? नाही दिसत ना सर? नाही नाही नाही, एक मिनिट, एकच सेकंड. माझी दिसते स्क्रीन? हो हो. ओके ओके. आता ती स्क्रीन कशी दाखवून त्यांना ना? सर पुन्हा स्क्रीन शेअर वर जाऊन पुन्हा तिथे क्लिक करा, नवीन स्क्रीन शेअर करा, तेव्हा ती येणार. ओके, एक मिनिट सर. डेस्कटॉप शेअर करा ना सर. हा सर, दिसतंय आता स्क्रीन आलंय? हा दिसतंय. ऐका सर, नेट इश्यू असेल असं. Sound is not clear. विनीत सर, साऊंड नाही बरोबर. एक मिनिट. बरोबर. एक सेकंड ना सर. आवाजच येत नाही विनीत सर, आवाजच नाही येत त्याला क्लिअर. आवाज येतोय का? नाही. आवाज येतोय सर? नाही. तुमचा आवाज येतोय पण व्हिडिओचा आवाज येत नाही. व्हिडिओचा आवाज येत नाही. मायक्रोफोन जवळ न्या सर, थोडासा जवळ. किंवा एक मिनिट. ठीक. किंवा व्हिडिओची लिंक चॅट बॉक्स मध्ये टाकून द्या, मग ज्यांना बघायचं ते बघून घेतील.
एकच मिनिट सर, फक्त आवाज येतो का सांगा मला. नाही. एक सेकंद सर, एकच सेकंद. थोडं सर ऑनलाईन प्ले व्हायला प्रॉब्लेम येईल. इकडे कुठे भूषण सांग ना. ये देख, आता येतं सर. सिर्फ एक टैप और हाँ येतोय. पॉप, रोमांटिक जैसा मूड, वैसा म्यूजिक. अरे वाह, दिखा दिखा, इतने सारे ऑप्शंस. सही है यार. है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये म्यूजिक की तरह म्यूचुअल फंड्स में भी ऑप्शन होने चाहिए नहीं? पर यहाँ तो सारे फंड्स इक्विटी हैं. क्या बात कर रहा है? सही बोल रहा हूँ. सिर्फ नाम अलग अलग है, पर सारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. बिल्कुल नहीं. म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी बॉन्ड्स, मनी मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि शेयर मार्केट से कम रिस्की है. इतनी अलग अलग स्कीम्स होती हैं. सही है यार. म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट के अलावा भी ऑप्शंस हैं, और ये बात बिल्कुल सही है. लाइन लंबी थी क्या? हाँ, लाइन तो थी, पर मैंने अपना सारा पैसा बैंक में डाल दिया. अब मेरा पैसा भी आराम करेगा और मैं भी. सही है ना? यार तू आराम करे, सही है. फिर पैसे को तो काम पे लगा. मतलब? म्यूचुअल फंड में डाल. अरे नहीं यार, 4 साल तक कौन रुकेगा. भाई ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें तू 4 महीने, 4 हफ्ते, अरे 4 दिन के लिए भी पैसे रख सकता है. क्या बात कर रहे हैं? सही है यार. सीट बेल्ट पहन ले. सुना है यू आर सेलिंग योर स्कूटर. या गॉट अ न्यू कार. सही है. बिग बोनस, प्रमोशन, तो सेविंग्स. सेविंग तो मैं भी करती हूँ, उसे कार नहीं आती. वो एक्चुअली मैं काफी सालों से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा सेव कर रही हूँ. म्यूचुअल फंड्स, कुछ फंड्स बेच दिए, बॉट न्यू कार. सही है. आवाज. मत दे यार. यार अंधेरी कब आएगा? 2 स्टेशन बाद. सही है. सुन ना, बोनस मिला है, क्या करूं? म्यूचुअल फंड में डाल दे. सिर्फ 6000 का बोनस है यार, क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहा है? भाई 500 रुपये शुरुआत कर सकते हैं, मैंने भी किया है. डाल दे. अच्छा सही है यार. शानदार पीछे भागना दूसरा है ना. अरे यार दुविधा में इसी बीच वर्मा जी की एंट्री अपना कीमती वक्त निकाल के. वो क्यों लटका है? मेरी विकेट गई. यार घाटा कर दिया तूने. अरे और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है. तो सही तो कहा था. 6 महीने हो गए इन्वेस्ट किए, पैसे बढ़े तो नहीं, उल्टा नुकसान हो गया थोड़ा. भाई पेशेंस. म्यूचुअल फंड है इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे. वर्मा जी के म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे. सही है. म्यूचुअल फंड्स में लावतो 273 for 3. जय बात. अरे जलेबी मंगवा ले भाई. अच्छा सुन, मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने थे. कहाँ करूँ? म्यूचुअल फंड्स में और कहाँ? अरे नहीं यार, ये सब बड़े लोगों के खेल. मैं ठहरा छोटे शहर का छोटा आदमी. अरे ये बात का तू क्रिकेट स्टेडियम में खेलता है,
नहीं, मैं तो गली में खेलता हूँ। सही है, वैसी म्यूचुअल फंड है, छोटा बड़ा हर आदमी इसमें इन्वेस्ट करता है। ये देख, बच गया। अरे वाह, सही है भाई, देख सेंचुरी मारेगा। विनीत सर। हाँ सर, एक सेकंड ना। So, all the points which I have already taught are covered in the video. So I have given that virtual also. Then next, within 5 minutes, I will wrap up, sir. Systematic. Sir. हाँ sir. आवाज ब्रेक होतो, संपू आता. हो हो. थांबूच मग इथेच. आवाज येत नाही. व्हिडिओ ऑफ कर सर. फक्त एक स्लाइड वाचून दाखवतो. सोडून द्या आता. हाँ स्टॉप करा. स्टॉप कर. ओके ओके सर. स्टॉप करा, कारण आवाज तुमचा नेटवर्कचा इश्यू आहे. हो, मलाही ब्रेक येतो सर तुमचा आवाज. तर विषय मोठा आहे. ऍक्च्युअली द सब्जेक्ट इज फास्ट अँड for covering it, the 1.5 hours is much little time. But although I have tried to cover all the things that are necessary while investing or that should be think while taking decision regarding the investments in equity markets and mutual funds. So I thank the Honorable Principal of Surgana Mahavidyalaya, Dr. A.V. Patil sir. Then Vice Principal Dr. B.D. Ahire sir, IPSC Coordinator Dr. Agnes Kharab, then the coordinator of this webinar Dr. S.B. Dhube sir, who followed me for last 15 days to have my information, the topic regarding the webinar, all the things I have taught with Mr. Dhube sir. Then the total team of Surgana Mahavidyalaya and the Mahatma Gandhi Vidya Mandir Sanstha management, that is Honorable Joint Secretary Dr. V.S. More sir,